Okay, dear student, good evening. Sorry for getting 5 minutes late today. तो आप लोगों को ये एरिया में उत्साह तो है, ये बस मैं कहानी की तरह आप लोगों को समझाना चाहता, मैं कोई बर्डन नहीं देना चाहता, ना क्वेश्चन का बर्डन देना चाहता, न कुछ नहीं। आप देखिए दुनिया कैसे बदल रही है और आज से कल तक हम लोग दुनिया के इस बदलाव को समझ लेंगे बस। तो मैंने कल आपको बताया था तेल संकट, मैंने कल जितनी भी बातें समझाई थी वो समझ में आ गई थी। आप अंकुर को थोड़ा हिंट कर दीजिए ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। प्लीज आप हिंट करिए कि कल मैंने जितनी बातें समझाई थी, तेल संकट, पर्यावरण संकट, केनेसियन अर्थशास्त्र का पतन कैसे हुआ, कैसे अब अस्फीति आई, स्टैगफ्लेशन, कैसे एक ही साथ मंदी और मूल्य वृद्धि दोनों समस्याएं आ गई, केनेसियन अर्थशास्त्र उसका समाधान नहीं कर सकता था। तो ये सब बातें मैंने जो कल आपको समझाई है वो बातें आपको क्लियर हो गई या कोई कंफ्यूजन है? प्लीज इन्फॉर्म। समझ में आ गई थी? एक दो बच्चे हैं वो कह रहे हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? जैसे एक तो आप मंदी समझते हो, मंदी को कहते हैं मुद्रा संकुचन, मतलब जब आपका डिमांड कम हो जाता है, गिरता है, तो उसको मंदी बोलते हैं। और अगर डिमांड बहुत ज्यादा होने से मूल्य बढ़ जाता है या स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होने से मूल्य बढ़ जाता है, तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो वहां भी जो समस्या आएगी उसको मंदी बोलते हैं और उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर मूल्य वृद्धि की समस्या आई तो मुद्रास्फीति बोलते हैं, मूल्य में गिरावट की समस्या आई तो मंदी बोलते हैं, और जब दोनों समस्याएं एक साथ आ गई तब अब अस्फीति बोलते हैं या उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो केन्स का जो पूरा फार्मूला चलता था वो यही चलता था कि एक समय में दोनों चीजें आ ही नहीं सकती, या तो मंदी आएगी या मुद्रास्फीति आएगी। लेकिन जब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों आ गई तो केन्स का अर्थशास्त्र फेल कर गया, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। क्लियर है? और तो कोई दिक्कत नहीं? तो 1970 के दशक में परिवर्तन समझा चुका, आपको तेल संकट समझा चुका, केनेसियन अर्थशास्त्र समझा चुका। यहां बीच में लगा है इस मैप को, 34-33 पर हम देख लेंगे। अब आपको हम बताते हैं अब क्या है। स्टैगफ्लेशन समझा सके, मांग में गिरावट, दूसरी तरफ चूंकि पेट्रोल उत्पादन महंगा था, ये सब आप लोग मैटर में तो पढ़ ही रहे होगे ना। अच्छा, मैटर पढ़ते हो कि नहीं? हाँ और ना में जवाब दो। जो मैटर मैंने भिजवाया है आपने पढ़ा है कि नहीं? क्या मिस्टर अंकुर? यस। वाशिंगटन सहमति। अब ये वाशिंगटन सहमति क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब देखिए, आर्थिक मंदी आ गई, मुद्रास्फीति आ गई, दोनों एक साथ आ गए, उसको कहते हैं अब अस्फीति। अब मैं स्टूडेंट्स उसको अब अस्फीति कहते हैं, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन। अब देखो, जैसे मैंने, आप लोग मेंटली अलर्ट रहना, मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे जब केनेसियन अर्थशास्त्र का विकास हुआ था, तो जब एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र था, तो एडम स्मिथ या आप कह सकते हो क्लासिकल अर्थशास्त्र था, तो क्लासिकल अर्थशास्त्र का बल होता था स्वतंत्र बाजार पर। क्लासिकल मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमी है, दैट वाज स्पेसिफाइंग ओवर द फ्री मार्केट। और इसमें क्लासिकल अर्थशास्त्र के समय आपको मैंने बताया हुआ है कि लघु राज्य की बात करता था, मिनिमल स्टेट। और केनेसियन अर्थशास्त्र बृहद राज्य की बात करता था, उसको मैक्सिमल स्टेट कहते हैं, बृहद राज्य। और क्लासिकल अर्थशास्त्र लघु राज्य की बात करता था, ये आपको पता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र लघु राज्य की बात करता था और केनेसियन अर्थशास्त्र बृहद राज्य की बात करता था। लघु राज्य का मतलब मिनिमल स्टेट
और बृहद राज्य का मतलब मैक्सिमल स्टेट। तो क्या आप मिनिमल स्टेट और मैक्सिमल स्टेट का अंतर समझ रहे हो? अगर हां तो आप प्लीज इन्फॉर्म मिस्टर अंकुर, ना तो हां और नहीं में जवाब दीजिए लिखकर कि लघु राज्य और बृहद राज्य का अंतर आप लोग समझ रहे हैं। मैक्सिमम यस है बट नो भी है। देखो, मैंने मैक्सिमल स्टेट कहा था जैसे जो क्लासिकल अर्थशास्त्र, इसे कुछ समझो। देखो, बात केवल इकोनॉमी की नहीं है, पॉलिटी की भी है। जो मिनिमल स्टेट होगा उसमें कहना होगा कि देखो, जो राज्य है वह राज्य केवल पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य का मतलब हुआ कि राज्य का काम है केवल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। मतलब राज्य है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था को स्थापित करना, और इकोनॉमी को बाजार पर छोड़ दीजिए। इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अनुसार चलेगा। केस ने कहा नहीं नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का रूल फेल्ड है। स्टेट को मांग प्रबंधन के लिए, स्टेट को डिमांड मैनेजमेंट के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो जो केन्स का स्टेट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमल स्टेट। अब सोचो, अब राज्य ज्यादा कर लगाएगा, राज्य का खर्च बढ़ाएगा, राजकोषीय नीति तय करेगा केनेसियन अर्थशास्त्र में, तो राज्य की भूमिका बहुत बढ़ गई, तो पावरफुल स्टेट हो गया, ये आप समझ सकते हो, मतलब मैक्सिमल स्टेट हो गया। तो मध्य वर्ग मैक्सिमल स्टेट को नहीं चाहता है, वो मिनिमल स्टेट को चाहता है। लेकिन कोई उपाय नहीं था, विश्व की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई हुई थी, समाजवाद का खतरा था। तो समाजवाद के खतरा होने से अब वह जो राज्य है उसको इस बात का डर था कि अगर हम वर्कर्स के कल्याण के लिए राज्य काम नहीं करेगा तो फिर साम्यवाद, वहां कम्युनिज्म आ जाएगा। उसको यह भी डर था कि अगर राज्य मांग प्रबंधन के लिए काम नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था उसी तरह ठप हो जाएगी जिस तरह मंदी के समय हो गई। इसलिए मध्य वर्ग लाचारी में उस मैक्सिमल स्टेट को स्वीकार कर रहा था। अब जब केनेसियन अर्थशास्त्र फेल कर गया और उसी समय है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। अभी सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ है, लेकिन सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। पूर्वी यूरोप की समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। तो पूंजीवाद को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई हम तो अब तिस्मार खाए हैं, हम तो आगे निकल जाएंगे। वो संकट में पड़ गए। तो अब एक बार फिर हुई कि ऐसा करते हैं, हम लोग फिर एक बार बाजार की शक्तियों को स्थापित कर दें और जो बृहद स्टेट है वह कॉन्सेप्ट को हम छोड़ दें, मैक्सिमल स्टेट के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, और राज्य अपनी आर्थिक क्षेत्र से राज्य अपनी भूमिका को कम कर ले और मार्केट पर ही हम इकोनॉमी को छोड़ दें, मतलब राज्य का हस्तक्षेप कम हो। तो फिर एक बार मैक्सिमल स्टेट से मिनिमल स्टेट की बात चलने लगी। और दो उस समय अर्थशास्त्री का उद्भव हुआ जिसमें आप देखोगे अर्थशास्त्री का उद्भव, अर्थशास्त्री तो पहले से ही थे। जैसे अब फ्रेडरिक हायेक थे, तो फ्रेडरिक हायेक एक अर्थशास्त्री है जो आर्थिक उदारीकरण का जनक कह सकते हो। तो फ्रेडरिक हायेक वो है कि ये वो फ्रेडरिक हायेक कौन सा है? तो फ्रेडरिक हायेक वो है कि जो केन्स का ही समकालीन था। वही केन्स को कहा था कि देखो, आप कह रहे हो कि मुद्रास्फीति के माध्यम से, जो केन्स ने कहा था आपको याद है कि हम राज्य खर्च बढ़ाए और टैक्स में कटौती करें तो मांग बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, वो जो मैंने साइकिल बताया था। और जब मुद्रास्फीति आ जाएगी तो राज्य टैक्स को बढ़ा दे और राज्य खर्च को कम कर दे। तो उसी पर वही फ्रेडरिक हायेक ने ही कहा था कि फिर तो भविष्य में अर्थव्यवस्था को समस्या आ सकती है। तो केन्स ने कहा था कि डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। जो मैंने इन फ्यूचर ऑल आर डेड, भविष्य में सभी मरा हुआ है। तो वो फ्रेडरिक हायेक वगैरह तो कभी पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि भाई देखो, ऐसा है कि आप क्यों इकोनॉमी में राज्य का नियंत्रण बढ़ा रहे हो, इकोनॉमी को खोल दो, वो अच्छा है। बाजार की शक्तियों को काम करने दो, मार्केट फोर्सेस को चलने दो, इकोनॉमी में ज्यादा हस्तक्षेप ना करो। तो ऐसा बोला, लेकिन केन्स का प्रभाव बढ़ता चला गया। फ्रेडरिक हायेक वगैरह उस समय हाशिए पर चला गया। ऑस्ट्रियन स्कूल का था, वो लंदन स्कूल का इकोनॉमिस्ट था। क्या एनीवे, फिर मिल्टन फ्रीडमैन आया। मिल्टन फ्रीडमैन केन्स से छोटा था।
मिल्टन फ्रीडमैन केन्स से छोटा था वो, लेकिन मैंने कम उम्र का था। इसका पैदा ही हुआ था 1912 में ये, और केन्स 1946 में मर गया। और ये तो शायद 1997-96 में मरा है, 96 या 97 में, बहुत लेटेस्ट। तो मिल्टन फ्रीडमैन इसको मोनेट्रिस्ट बोलते हैं, इसको मोनेट्रिस्ट अर्थशास्त्री बोलते हैं। अब उतना हम आपको अर्थशास्त्र के वाकजाल में नहीं फंसाएंगे, हमें तो पता है, लेकिन आपको उतना उलझाएंगे तो आप उलझ जाओगे। मैंने मिल्टन फ्रीडमैन ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलिए। वो केन्स की आलोचना इस आधार पर कि उसने कहा कि केन्स ने जो आर्थिक मंदी को डायग्नोज किया था वो गलत था। केन्स ने कहा था कि भाई आर्थिक मंदी इसलिए हुई क्योंकि मांग में गिरावट आ गई, और मांग में गिरावट आई इसलिए मंदी आई। लेकिन इसने कहा कि नहीं, केन्स ने मांग में गिरावट तो खैर आएगी तभी मंदी होगी। उसने कहा कि केन्स ने कहा कि मांग में गिरावट इसलिए आई, उसका कहना था कि केन्स ने कहा कि मांग में गिरावट इसलिए आई क्योंकि रिसोर्सेस नहीं था, मतलब वर्कर्स के पास परचेजिंग पावर नहीं था, और पूंजीपति रकम लेकर बाजार में नहीं आए। लेकिन इसका कहना था नहीं, मांग में गिरावट इसलिए आई कि जो सेंट्रल बैंक है उसने पैसा नहीं जारी किया, मतलब सेंट्रल बैंक को चाहिए था। उसका ये कहना था, मोनेट्रिस्ट का कहना है कि हम मुद्रा को बाजार में सर्कुलेट कराएं, मुद्रा को हम बाजार में घुमाएंगे, जितनी मुद्राएं बाजार में आएगी मांग बढ़ेगी। तो खैर एनीवे, आपको मैं उसमें नहीं उलझाना चाहता। इन दोनों ने कहा कि इकोनॉमी को खोलिए, केनेसियन अर्थशास्त्र नहीं चलेगा। और उसी समय फ्रेडरिक हायक ने एक बुक लिखी थी, द रोड टू स्लेवरी। रोड टू स्लेवरी उसी समय अपने टाइम में, रोड टू स्लेवरी का मतलब हुआ दासता की ओर। माने फ्रेडरिक हायक का कहना था कि केन्स ने राज्य को जितनी शक्तियां दे रखी है उसमें राज्य बहुत पावरफुल हो जाएगा, अपने नागरिकों को स्लेव बना देगा, राज्य को क्या इतना पावर देना सही है, ये उचित नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब इस दोनों अर्थशास्त्रियों से प्रभावित हुआ दो राजनीतिक नेता थे। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, उसको आयरन लेडी कहते हैं, चूंकि आप लोगों के एरा की नहीं थी तो शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक मार्गरेट थैचर का नाम सुना है आपने? तो मार्गरेट थैचर इससे बहुत प्रभावित हुई। और एक अमेरिकन राष्ट्रपति रीगन, जो अमेरिकन राष्ट्रपति है रीगन, वो उसको रोनाल्ड रीगन नाम है, वो दोनों बड़ा प्रभावित हुआ। और ये दोनों ने मिलकर 1989 में एक बैठक की और तय किया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। जो केन्स ने सीमित भूमंडलीकरण की बात की थी, वो भूमंडलीकरण की बात अब समाप्त होने पर हुई और कहा गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। और फिर उदारीकरण, इसीलिए कहलाया नव उदारवादी आर्थिक नीति, और इसके लिए नाम है वाशिंगटन सहमति। इसका नाम है वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन कंसेंसस। मतलब वाशिंगटन में यह तय हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के लिए, वित्त के लिए, आदि के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। जबकि आपको याद है कि केन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीमित भूमंडलीकरण की बात की थी। तो यही है नव उदारवादी आर्थिक नीति, यहीं से शुरू होगी। अब वाशिंगटन सहमति ये आपने देखा। इसके बाद आपका आता है, ये सब पढ़ते रहोगे तुम लोग, हम तो शॉर्ट में आपको बता देते हैं। और अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया में नवीन चुनौतियां। अब यहां पर ईरान की घटना तो मैं कल ही बता चुका हूं कि ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हो गई अमेरिका के अगेंस्ट में, और अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया था। मैंने बताया 444 दिनों तक अमेरिकी राजनयिकों को और उसके कर्मचारियों को बंदी बनाकर रखा। खैर राष्ट्रपति रीगन ने किसी तरह उसको छुटकारा दिलाया। तो अब जो पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में नवीन चुनौतियां क्या है, 3 फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर है इजराइल, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो जो अरब देश हैं वो इस बात से थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो अमेरिका की रणनीति है इजराइल के हितों की रक्षा करना और शीत युद्ध में सोवियत रूस के अगेंस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करना। और मतलब जैसे शिया और सुन्नी दो भाग में स्टेट बटे हुए थे। ईरान शिया राज्य था और सऊदी अरेबिया सुन्नी राज्य था, सुन्नी राष्ट्र था। तो मतलब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को अपना क्लाइंट बना लिया, और यूएसए को तो ईरान से बड़ी दुश्मनी थी। तो वहां पर
यूएसए की रणनीति यह थी कि हम सऊदी अरब के नेतृत्व में सुन्नी देशों को इजराइल के निकट ले आए और ईरान शिया देश को अलग थलग कर दी। फिर हम सोवियत रूस के विस्तार को और अपने सुन्नी राष्ट्रों की सहायता से हम उसे सोवियत रूस के विस्तार को अरब क्षेत्र में रोक दें और अरब का जो पेट्रोलियम भंडार है उस पर अमेरिका का वर्चस्व बना रहे और उसमें सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन सऊदी अरेबिया करता रहे। सऊदी अरब से ज्यादा किसी देश का पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं हो क्योंकि सऊदी अरेबिया उसका प्योर क्लाइंट था। तो ये तीनों फैक्टर मिलकर जो अरब क्षेत्र है उसमें नई चुनौतियां पैदा करता है और वहां पर जाकर इसको समस्या को उलझा देता है। उसी में एक घटना और भी हो जाती है, ईरान इराक युद्ध। अब कुछ भूभाग को लेकर ईरान और इराक में सीमा विवाद होता है और इराक का जो सैनिक तानाशाह है या उसका शासक है, प्रेसिडेंट भी बन गया है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन। शायद आप लोगों ने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा क्योंकि इतिहास में उसने बड़े कांड किए हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन का नाम बहुत ही। और ईरान और इराक के बीच 8 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। उसमें यूएसए की सहानुभूति इराक के साथ थी क्योंकि ईरान से उसकी शत्रुता थी, तो यूएसए ने भी उसको काफी हथियार दिए और इस तरह से इराक ने अपना बहुत मजबूत वॉर मशीनरी भी बना लिया। 8 वर्षों तक ईरान इराक युद्ध चलता रहा, ये उसमें एक समस्या थी। अब देखिए, अब चीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये जो पीला वाला येलो वाला है उसमें आप पढ़ोगे तो आपको चीन के बारे में मिल जाएगा। जैसे मैंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तो आपको समझाया था, याद है आपको, और मैंने माओ सेतुंग के द्वारा वहां पर चीनी गणतंत्र की स्थापना के विषय में भी आपको बताया था, याद होगा। लेकिन 1976 में माओ सेतुंग का डेथ हो गया तो उसका सक्सेसर बना देंग चियाओपिंग। ये बड़ा फेमस नाम है, देंग चियाओपिंग। ये सब 2-4 नाम को याद रखो। देखो होता क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओर से बाहर को संसार को देखोगे तो संसार कैसा दिखेगा। तो अब मान लो तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जानते हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप शीत युद्ध तक जानते हो और सीधे तुम वर्तमान में जानते हो अमेरिका पश्चिम एशिया, तो क्या मजा आएगा पढ़ने में, एक गैप सा रह जाएगा। अब एक बात बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं हक है सब कुछ जानने का? तुम किसी से कम क्यों हो सकते हो? तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ ना। आज तुम्हारे इतना कोई नहीं जान रहा होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में दावा करता हूं, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री समाप्त होने दो और तुम लोग बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लो। इस बाजार में बच्चे तुम्हारे साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सो माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मतलब अब देखो क्या हुआ कि देंग चियाओपिंग उसका सक्सेसर हुआ। वैसे चाइना में माओ सेतुंग बहुत ही जुल्मी वहां का प्रेसिडेंट रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, तो वो अपने बहुत सारे साथियों को भी दंडित किया था। तो देंग चियाओपिंग को भी उसने बहुत सजा दी थी, मतलब छत से फेंकवा दिया था बहुत सारे कुछ। लेकिन खैर उसका डेथ हुआ तो देंग चियाओपिंग सत्ता की लड़ाई में आगे बढ़कर बन गया प्रेसिडेंट, चाइना का प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव। तो देंग चियाओपिंग जो आर्थिक उदारीकरण 1991 में आप देखते हो भारत में हुआ है, वो चीन ने 1979 में ही उदारीकरण कर लिया अपनी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। तो उसने चीन की अपनी अर्थव्यवस्था का जो उसने एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को उसने ओपन कर लिया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल लिया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, कि कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को उसने खोल लिया। और वो अब देखो वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था चाइना, लेकिन उसने बाजार की शक्तियों को, डिमांड एंड सप्लाई रूल को लागू कर लिया और अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना ली। उसने प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, गवर्नमेंट के अंतर्गत था, विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया, अपने आयात निर्यात नीति को नरम बनाया और दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। लेकिन एक बात आप जानते हो, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला लेकिन राजनीतिक नियंत्रण को ढीला नहीं किया। तो राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखा, इसीलिए सोवियत रसिया का विघटन हो गया, चाइना का नहीं हुआ।
और चाइना में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी जीवित है और बची हुई है। कारण क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भले ही अपनी अर्थव्यवस्था को खोली, लेकिन अपनी राजनीतिक ढांचे को ढीला नहीं किया और सोशलिज्म के साथ बाजार को बनाए रखा। इसलिए चाइनीज सोशलिज्म को जानते हो क्या बोलते हैं? मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म का मतलब कि बाजार पर आधारित समाजवाद इसको कहा जाता है, क्योंकि बाजार भी की शक्तियां भी और समाजवाद भी। तो इसके जैसे अमेरिका का आपने वाशिंगटन कंसेंसस सुना है, उसी तरह चीन के लिए एक शब्द आता है चाइनीज कंसेंसस, चाइनीज सहमति। चाइनीज सहमति यही है कि उसने अपनी जनता को एक तरह से आश्वासन दिया हुआ है कि आर्थिक क्षेत्र में मैं आपको खुली छूट देंगे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम आपको अधिकार नहीं देंगे। राजनीतिक नियंत्रण वैसे ही बना रहेगा जैसे समाजवादी देशों में होता है, जिसको कहते हैं मार्केट सोशलिज्म एंड चाइनीज कंसेंसस, यानी चीनी सहमति। तो अब देखो, तेल संकट के कारण सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आने वाला है। देखो, एक तरह से तेल संकट सोवियत रूस के लिए बन गया अभिशाप। सोवियत रूस के लिए अभिशाप कैसे बन गया? तो जो तेल संकट घटित हुआ वह सोवियत रूस के पास बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार था। तो अब अचानक से तेल बन गया ब्लैक डायमंड, काला हीरा। तेल की कीमत बहुत बढ़ गई। तो पहले सोवियत रूस तकनीकी में बहुत विश्वास करता था, तकनीकी में मतलब तकनीकी विकास में यूएसए की प्रतिस्पर्धा करता था। और कम्युनिस्ट सोवियत रशिया ने हर मुकाम पर, डिफेंस में हो, स्पेस में हो, हर मुकाम पर, देखो दुनिया में एक जगह आपको मेरे मैटर में मिलेगा, स्पुतनिक मूवमेंट। स्पुतनिक क्या है? मतलब स्पेस में अमेरिका से पहले सोवियत रूस गया, और स्पुतनिक जो उसका था वो एक तरह से उसका पहला, उसने सोवियत रूस ने अपना पहला मतलब रॉकेट भेजा आसमान में, पहला अपना स्पेस में उसने पहले प्रवेश किया, और 1957 में ही किया। एकदम टिप टिप की आवाज के साथ जो स्पुतनिक जब गई आसमान में, तो लगा कि साम्यवाद दुनिया में छा गया, जीत गया, क्योंकि यूएसए से आगे बढ़ गया। यूएसए तो उसके बाद प्रयोग किया है, इसने किया। तो ये हर क्षेत्र में यूएसए को चैलेंज करता था। लेकिन जब पेट्रोलियम का भंडार इसके पास था और पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी, तो पेट्रोलियम का निर्यात से पेट्रो डॉलर आने लगा, बड़ी मात्रा में इसको आने लगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो पेट्रोलियम बेचने से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आया, तो उसी में लीन हो गया, और इसने तकनीकी विकास के लिए पहले की तरह से प्रयास नहीं किया। और यह एक तरह से पश्चिमी विश्व का पेट्रोलियम का निर्यातक बन गया। तकनीकी विकास पर से इसका ध्यान हट गया, और जब पेट्रोलियम से जो इजी मनी आता था, उसका एक बड़ा भाग वो डिफेंस पर खर्च करने लगा। तो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आने लगा। पहले वो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यातक था, और धीरे धीरे कच्चे माल का निर्यातक हो गया। तो कहीं ना कहीं सोवियत रूस को पिछड़ने में पेट्रोलियम, एरिक हॉब्सबॉम मानते हैं कि पेट्रोलियम ने उल्टी भूमिका निभा दी। और दूसरा, उसी में क्या हुआ कि आपको सूचना मिलती है कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पिछड़ने लगी, दो कारणों से। क्योंकि देखो, मैं पहले भी आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों की एक कमजोरी बता चुका हूं। अब एक एक ताकत, एक एक कमजोरी। समाजवादी अर्थव्यवस्था शुरू में तो बड़ी तरक्की करती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी ये निवेश करती है जो क्षेत्र पहले नेग्लेक्टेड थे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कुछ खास क्षेत्रों में ही निवेश करती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विषमता लाती है, उसकी कमजोरी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरी है कि वो नौकरशाही चलाती है, क्योंकि राज्य के नियंत्रण में सब कुछ होता है। तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, लाल फीताशाही आ जाती है। तो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था की प्रगति इसलिए रुकने लगी। और एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक कमजोरी तुम जानते ही होगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इंसेंटिव काम करने का लोगों को नहीं रहता है, उत्प्रेरणा जिसको कहते हैं, क्योंकि मुनाफा की गुंजाइश नहीं होती है, हर चीज फिक्स्ड होता है। स्टेट की तरफ से आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, शिक्षा की सुविधा मिलेगी,
राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तनख्वाह भी जीने लायक मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर कुछ करने का लोगों में उतनी ललक नहीं रह जाती है, जैसे आप सरकारी दफ्तरों में देखते हो वही हाल हो जाता है। तो इस कारण से उसकी इकोनॉमी वैसे भी डिक्लाइन होने लगी। और ऊपर से चूंकि कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध में ये अपने क्लाइंट देशों को आर्थिक सहायता भी करता था, हथियार भी सप्लाई करता था, तो एक अंतर्राष्ट्रीय बर्डन भी इसकी इकोनॉमी पर थी। इकोनॉमी खराब होती जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध का अधिभार भी है, और फिर इसके बाद सोवियत रूस, अब सोवियत रूस का नेचर तो वही है, क्योंकि आपको तो मैं 19वीं सेंचुरी में 3 साम्राज्यों से अवगत करा ही चुका हूं, और 2 साम्राज्य आपकी आंखों के सामने टूटा है और आप चश्मदीद गवाह है। पहला साम्राज्य तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, जो बाल्कन समस्या मैंने बताया था, और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हैब्सबर्ग साम्राज्य को बांट दिया गया था, आपको याद है। लेकिन रूसी साम्राज्य बच गया था और बाद में साम्यवाद ने इसको एक कठोर संरचना का निर्माण कर लिया था। लेकिन इसका ढांचा तो था बहुनस्लीय, तो अलग अलग नस्ल समूह के लोग थे। कितना भी तुम कहो कि साम्यवाद ने कहा कि आर्थिक विभाजन ही मुख्य विभाजन है, लेकिन सोवियत रूस के विघटन ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, नस्लीय विभाजन भी कम महत्वपूर्ण नहीं। अब 1985 में एक नया प्रेसिडेंट आया, गोर्बाचोव। तो गोर्बाचोव आया तो उससे पहले जो स्टालिन के समय से जो सोवियत रूस का जो ढांचा था वो बिल्कुल बंद ढांचा था और बिल्कुल कठोर केंद्रीयकरण था। और ये आया तो अचानक से इसने उदारीकरण की नीति लागू करनी शुरू कर दी। इसने 2 नीतियां लागू की, आप लोगों को पढ़ने में मिलेगा। एक नीति कहलाती है पेरेस्ट्रोइका, और दूसरी नीति कहलाती है ग्लासनोस्ट। ये सब सबसे घबराओगे नहीं, क्योंकि मैं थोथा लेक्चर तो दे नहीं रहा, आप लोगों को मैटर भी भेज चुका हूं। तो मेरे लेक्चर सुनने के बाद फिर एक बार मैटर को देखो, 1-2 बार मैटर को देखना होगा, फिर आपका पच जाएगा ये। तो दूसरा है ग्लासनोस्ट। तो एक टर्म आता है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा टर्म आता है ग्लासनोस्ट। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ आर्थिक पुनर्रचना, और दूसरा जो ग्लासनोस्ट है उसका आता है वैचारिक खुलेपन। जो ग्लासनोस्ट की नीति है, ग्लासनोस्ट की नीति को कहते हैं वैचारिक खुलेपन। तो एक नीति आती है जिसका नाम है पेरेस्ट्रोइका और दूसरी नीति आती है जिसका नाम है ग्लासनोस्ट, और ग्लासनोस्ट की नीति को कहते हैं वैचारिक खुलेपन। सो माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोर्बाचोव ने अचानक से इकोनॉमी को खोल दिया, और अचानक से इकोनॉमी को खोल दिया बाजार की शक्तियों की। अब इकोनॉमी को खोला तो अगर वो चीन वाला रास्ता पकड़ता, जैसे आपने देखा चीन ने इकोनॉमी को खोला परंतु राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा। इसने ग्लासनोस्ट की नीति के तहत लोगों को वैचारिक खुलेपन भी दे दिया कि चलो भाई, आप लोग अपना विचार फ्री होकर प्रकट करो। बस पहले ही आर्थिक पेरेस्ट्रोइका के कारण आर्थिक उथल पुथल मच चुका था। अब जब उसने वैचारिक रूप से खोल दिया सोवियत रूस को, बस तो लोग एकदम खुल्लम खुल्ला सड़क पर आ गए, अपने विचार को व्यक्त करने लगे। और फिर ऐसी नस्लीय प्रतिक्रिया हुई कि सोवियत रूस का विघटन हो गया। पहले लैटविया, उसके 15 गणतंत्र अलग हो गए एक दूसरे से, और रूसी गणतंत्र फिर भी सबसे बड़ा था, 2/3 था। और उधर पहले लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया स्वतंत्र हुआ, फिर यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और उसी समय रूसी गणतंत्र का प्रधान था बोरिस येल्त्सिन। मतलब आप इसको ऐसे समझो जैसे पूरे भारत का प्रधान है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, और यूपी का प्रधान है, आप जानते ही हो, तो योगी आदित्यनाथ। तो अब उसी तरह से रूस चूंकि सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि यूपी तो उसकी बनस्पत बहुत छोटा है, लेकिन रूसी गणतंत्र सोवियत रूस का 2/3 भाग था, और उसका प्रेसिडेंट निर्वाचित होकर आया था जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन, और वो भी बड़ा फायरी लीडर था। तो बोरिस येल्त्सिन था, वो रूस का प्रधान था, और वह भी इस मौके से फायदा उठाया और अपने आप को, रूस को भी अपना स्वतंत्र हैसियत हो गई, और इधर यूक्रेन तो स्वतंत्र हो ही गया था। और जब सब टूट गया सोवियत रशिया 1991 में, 1991 में,
सोवियत रूस का विघटन हो गया, पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। हम लोगों के लिए तो करंट अफेयर था, हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ में 1988 से ही सोवियत रूस के परिवर्तन को देख रहे थे ग्रेजुएशन से, कि कैसे कैसे सोवियत रूस बदल रहा है। और 1991 में जब आंखों के सामने सोवियत रूस जब टूटकर बिखर गया, तो देख के मतलब लगा कि कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि सोवियत रूस का वह रुतबा हमने देखा हुआ था। और पहले लैटविया लिथुआनिया एस्टोनिया स्वतंत्र हुआ, फिर यूक्रेन स्वतंत्र हो गया, तो सोवियत रूस विघटित होकर टूट गया। देखो यही है सोवियत रूस। लेकिन अभी भी तुम देखो, ये रूसी गणतंत्र है, कितना बड़ा है, 3/4 होगा। और ये बाकी जो गणतंत्र है कितने छोटे छोटे हैं जो उसके बगल में, मतलब टूटने के बाद भी स्लाव जनसंख्या वाला जो रूसी गणतंत्र है वो बहुत बड़ा है। तो ये हुआ सोवियत रूस का विघटन। अब मैं आपको बताना चाहता कि अब ये घटना है, इसने एक दूसरी समस्या को जन्म दिया। क्योंकि पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों को तो मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में पहले से ही सोवियत रूस का वर्चस्व स्थापित था। जैसे मैंने कहा था 9 देश थे सोवियत रूस को लेकर। तो एक तो सोवियत रूस समाजवादी था, उसके बाद पोलैंड था, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया। तो इतने देश थे जो कम्युनिस्ट देश थे। तो जब सोवियत रूस में बदलाव शुरू हुआ तो यहां भी बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे हर जगह 1 by 1 समाजवादी देश में जो समाजवादी सरकार है वो गिरने लगी हर जगह। ग्रेजुअली द सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। बड़ी अजीब दृश्य हो गया। तो खैर बाकी जगहों पर तो समाजवादी सरकार एक गिर गई। 1989 में एकदम उधर सोवियत रूस में परिवर्तन शुरू हुआ। 1989 में वो जो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में जो परिवर्तन शुरू हुआ वो पहले पोलैंड से शुरू हुआ और पोलैंड से हंगरी में फैल गया। लगता था कि जैसे क्रांति आ गई 1989 के वर्ष में। अब फ्रांस की क्रांति का दूसरी शताब्दी मनाई जा रही थी, तो फ्रांस की क्रांति की दूसरी शताब्दी का सूत्र यहां तक पहुंच गया और 1 by 1 एक से लेकर दूसरे तक जंगल के आग की तरफ फैल चली गई। तो पोलैंड, हंगरी, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, सब बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हर जगह परिवर्तन होते हुए और फिर रोमानिया में खूनी संघर्ष के साथ 1989 में समाप्त हुआ। तो समाजवादी सरकारों का अंत हो गया। लेकिन बात उतनी ही समाप्त नहीं हुई। 1993 में आप देखोगे कि जब सोवियत रूस का विघटन 1991 में हुआ तो पूर्वी यूरोप के 2 देश और भी 2 राष्ट्र और भी विघटित हो गए। एक यूगोस्लाविया, दूसरा चेकोस्लोवाकिया। ये दोनों भी विघटित। अच्छा, आप लोग थोड़ा अपनी मेमोरी पर बल दो तो थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। ये यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया बना कब था? आप लोग थोड़ा टाइप करके बताओ तो मिस्टर अंकुर हमें इन्फॉर्म कर देंगे कि यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया बना कब था। प्लीज टाइप करके रख दो। तो एक ही शब्द की आवश्यकता है। यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया कब निर्मित हुआ था? यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, अपनी मेमोरी पर बल दो फिर एक बार। मिस्टर अंकुर बताओ। हाँ तो कुछ भी बताओ ना, क्योंकि 1785 ले गए छोड़े हुए हो तो कुछ और तो बताओ। 1919 लिख रहे हैं। 1990 ये सही है, करेक्ट। तो ये बोलो ना 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में, याद है जब ऑस्ट्रियाई साम्राज्य जब टूटा, हैब्सबर्ग साम्राज्य जब विघटित हुआ
तो ऑस्ट्रिया निकला था, हंगरी निकला था, यूगोस्लाविया निकला था और चेकोस्लोवाकिया निकला था। तो उसमें वुड्रो विल्सन ने कहा था कि हम प्रत्येक नस्ल के लोगों को, अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन का 14 सूत्री कार्यक्रम की प्रत्येक नस्ल के लोगों को एक राष्ट्र देंगे, याद होगा। तो उस हिसाब से उसने कहा कि हम एक राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वहां पर जो प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और फ्रेंच प्रधानमंत्री, तो उनको चिंता यह थी कि भविष्य में अगर जर्मनी हमारे लिए खतरा पैदा करेगा, कितना टेम्परेचर है, 25, थोड़ा 1 पॉइंट बढ़ा दो। तो उनको डर यह था कि अगर भविष्य में जर्मनी हमारे लिए खतरा पैदा करेगा तो हम ऐसा करते हैं कि इन राष्ट्र को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो बड़ा बनाने में कई नस्ल के लोगों को जोड़ दिया था, मैंने बेईमानी की थी। अब वही सजा भुगतना पड़ा 1993 में, ये दोनों भी घटित हो गए। तो एरिक फॉक्सबॉम एक मार्क्सवादी विद्वान है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है, मेंटली अलर्ट होकर सुनना। उसने कहा कि ये पेरिस शांति सम्मेलन का वही अधपका चिकन था जो दोबारा पकने आया है। मतलब पेरिस शांति सम्मेलन में इनको कई राष्ट्र के लोगों को मिला के बनाया गया, तो देखो यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया। आज जो तुम देखोगे तो विश्व के मानचित्र पर ये दोनों राष्ट्र नहीं है। चेकोस्लोवाकिया का तो मैं फिर भी दिखाता हूं कि इसका तो बड़ा कोई ज्यादा डिवीजन नहीं हुआ है, मान ये तो फिर भी पीसफुल। देखो ये देखो, ये है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का तो चलो कोई ज्यादा नहीं हुआ, चेकोस्लोवाकिया का शांतिपूर्ण ढंग से चेक रिपब्लिक, चेक गणतंत्र और स्लोवाक गणतंत्र के रूप में बट गया। ये दोनों चेक गणतंत्र और स्लोवाक गणतंत्र के रूप में। लेकिन यह है यूगोस्लाविया, ये पहले 6 पार्ट में बटा। स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, सबसे बड़ा यही है, मैसेडोनिया। ये अब इसमें देखो समस्या क्या आई कि ये जो जगह तुम देख रहे हो, यह है कोसोवो। जब सर्बिया अलग हुआ तो यहां पर जो पॉपुलेशन है वो अल्बानियन पॉपुलेशन है, कोसोवन बोलते हैं उसको। ये कहा कि हम स्वतंत्र होंगे, हमें एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। तो यूएसए और पश्चिमी देशों ने इसको सपोर्ट करके इसको एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो कभी तुम न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा कोसोवो संकट। आज फिर कोसोवो चर्चा में है अभी हाल में, और यहां पर सर्बिया कोसोवो में दमन करना चाहता है। अब ये सर्बिया याद है तुमको, ये वही सर्बिया था पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस का पिछलग्गू देश था, याद है ना आपको। तो उस सर्बिया के प्रति रूस का झुकाव आज भी है। तो जब बीच में रूस कमजोर पड़ गया था तो सर्बिया हाशिए पर चला गया था, फिर अब व्लादिमीर पुतिन आया है तो सर्बिया को सपोर्ट कर रहा है। तो आज अब जहां आप यूगोस्लाविया देखते थे वहां पर 7 राष्ट्र है। यही आपके मानचित्र का नजारा है। तो मिस्टर अंकुर, कितने बच्चों ने 1919 कहा था उस समय जो आपने देखा था? इसमें था सर कि कुछ बच्चे 1919 बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। हाँ ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बोले तो वो भी सही बोल रहे थे, और कुछ बोल रहे थे पेरिस शांति, वो भी सही बोल रहे थे मिस्टर अंकुर। तो आपको भी याद होना चाहिए, ये सभी एक ही थैली के चट्टे पे। पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो बोला वो भी करेक्ट बोला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बोला वो भी करेक्ट बोला, 1919 बोला वो भी करेक्ट बोला। एकदम मुझे विश्वास था तुम लोगों को, तुम लोग जवाब दोगे, मैं तो खुश हो गया। अब ये बताओ कि अब तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ या कहीं कोई डाउट है तो मुझे थोड़ा हिंट करो, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अंकुर जरा पूछिए इनसे। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब जहां मैं था वहीं पर फिर लौटता हूं। तो पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था का पतन, और इसी में यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया तो ऑलरेडी दिया हुआ था, खैर कोई नहीं। अब ये चेकोस्लोवाकिया उसका विघटन कैसे हुआ समझा ही चुका हूं, आप लोग फिर एक बार पढ़ लेना। और एक कोसोवो है।
अब तृतीय विश्व की स्थिति, देशों की स्थिति कमजोर क्यों है? बेचारा ऑर्फन चाइल्ड हो गया। देखो पहले क्या था कि एक्चुअली 1990 में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। अब कोल्ड वॉर कैसे समाप्त नहीं होता? जब पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों का पतन हो गया, समाजवाद का पतन हो गया, सोवियत रूस विघटित हो गया, और जर्मनी जो पहले विभाजित था वह जर्मनी 1990 में एकीकृत हो गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ था, तो उसमें रूसी जो रूस था, सोवियत रूस, उसमें गोर्बाचोव भी था 1990 में। तब सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ था, तब यूएसएसआर था सोवियत रूस। 91 में उसका विघटन हुआ है। तो उस समय जो पश्चिमी जर्मनी, तुम जानते हो कि पश्चिमी देशों का क्लाइंट था और पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस का क्लाइंट था। तो एक घटना हुई थी, हमें याद है कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तब हम टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ते थे। जैसे आज हिंदू न्यूज़पेपर बड़ा फेमस हो गया है, तो तब टाइम्स ऑफ इंडिया, हम लोगों के टाइम में टाइम्स ऑफ इंडिया चलता था। तो रात में न्यूज प्राय नहीं देख पाते थे, लेट नाइट तक पढ़ते रहते थे, और उसमें टीवी की सुविधा होती नहीं थी और रेडियो में सुनने में मजा नहीं आता था। स्टूडेंट लाइफ में रहते थे, तो सुबह सुबह सबसे पहला काम होता था कि एक कप चाय बनाई और न्यूज़पेपर लेके, तब तक न्यूज़पेपर वाले सुबह न्यूज़पेपर फेंक के जाते थे, तो न्यूज़पेपर का बंडल खोला और सीधे उसको देखा कि भाई आज का ऊपर का न्यूज़ क्या है। फिर न्यूज़ पर तो आदत बनी हुई थी चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर को देखना। अब जब न्यूज़पेपर खोले उसका बंडल, तो दिखा सीधे बर्लिन वॉल टूटा हुआ है। ये 9 नवंबर 1989 की बात बता रहा हूं, 1989। तुम लोगों के लिए 1989 इतिहास है और मेरे लिए वो वर्तमान था। तो देखा कि बर्लिन वॉल टूटा हुआ और लोग उछल रहे हैं उस पर दोनों तरफ से। माने पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिमी जर्मनी की समृद्धि देखकर, क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था कि तब 1988 में आ गया सैटेलाइट टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तो चल ही रहा था। तो 1988 में आ गया सैटेलाइट टीवी। सैटेलाइट टीवी में क्या था कि पहले आप लोगों को टीवी का एक्सपीरियंस नहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे पहले जब टीवी आई थी तो टीवी तो आ गई, लेकिन चैनल नहीं होता था। एक नेपाल चैनल दिखाता था, एक दूरदर्शन का होता था। हम लोग को याद है कि वेडनेसडे और फ्राइडे को एक चित्रहार प्रोग्राम चलता था, जिसमें सॉन्ग चलते थे। तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो 8 से 8:30 के बीच चलता था, तो हम लोग बेचैन रहते थे उसके लिए। और संडे के दिन एक नेपाल चैनल से एक मूवी दिखाई जाती थी, तब बड़ी दुर्लभ थी। तो नेपाल चैनल पकड़वाने के लिए ऊपर एंटीना को घुमाना पड़ता था, तब नेपाल के चैनल पकड़ते थे। तो हम लोग वह भी करते थे, किसके लिए? तो उस मूवी को देखने के लिए, नेपाल चैनल से आ रहा होता था। तो बेसिकली इस तरह से टीवी का हाल था। सब सारे देश के अलग अलग चैनल थे, किसी से किसी की कनेक्टिविटी नहीं थी। जब स्टार टीवी आने का मतलब हुआ कि एक ही प्रोग्राम अमेरिका में भी दिखाया जाएगा, इंडिया में भी दिखाया जाएगा, यूगोस्लाविया में भी दिखाया जाएगा, मतलब एक ही प्रोग्राम हैज टू बी टेलीवाइज्ड। तो जब स्टार टीवी आई तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने देखा कि अरे पश्चिमी जर्मनी के हमारे ही देश के लोग हैं जो अब बटे हुए हैं, वो उस पार बड़ी समृद्धि से जी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और हम लोग तो यहाँ समाजवादी व्यवस्था में पीस रहे हैं। मतलब हम लोगों का तो इकोनॉमिक कंडीशन है। इनको ये लगा कि पहले समाजवाद ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को में हम आर्थिक समृद्धि लाएंगे, लेकिन हम लोगों का तो जन्नत और जहन्नुम दोनों चला गया। ना तो समृद्धि आ सकी, ना जीवन एंजॉय कर सके, और ना समानता आ सकी। बस वो इतने बेचैन हो गए कि दीवार के उस पार जो लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उठा दीवार को ही तोड़ दिया 9 नवंबर को। अब यहां से लोग हजारों की संख्या में दौड़ने लगे पश्चिमी जर्मनी, खलबली मच गई। तब फिर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत रूस, उसमें सोवियत रूस था। 1990 में चारों बैठे, तय हुआ कि अब क्या किया जाए। तो तय हुआ कि जर्मनी को मिला दीजिए। तो पश्चिमी जर्मनी का चांसलर था हेलमेट कोल। तो ये हेलमेट कोल यूनिफाइड जर्मनी का चांसलर बन गया और जर्मनी यूनिफाइड हो गया। इतिहास में अनबिलीवेबल लग रहा है। एक समय बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था, जो आपने पढ़ा। फिर कैसे वो जर्मनी बट गई, डिवाइड हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में स्टालिन ने कब्जा करके कैसे बांट लिया, और कैसे फिर 1990 में जर्मनी रीयूनिफाई हो गया। तो ये जर्मनी का रीयूनिफिकेशन था। अब
तृतीय विश्व के देशों की स्थिति इसलिए कमजोर हुई कि शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो जब शीत युद्ध चलता था तो तृतीय विश्व बार्गेनिंग करता था, उधर अमेरिका भी उसकी खुशामद करते थे कि तुम हमारे साथ रहो, उधर सोवियत रशिया भी करता था। तो जब सोवियत रशिया टूट गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया तो यूएसए का गरज समाप्त हो गया। अब यूएसए उनके साथ टफ व्यवहार करने लगा क्योंकि अब कोई प्रतिद्वंदी तो यूएसए का रहा नहीं। तो कुल मिलाकर जो शीत युद्ध समाप्त हुआ उसे तृतीय विश्व कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिम के जो पूंजीवादी देश है उनको प्रथम विश्व कहा जाता है और पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश है उनको द्वितीय विश्व कहा जाता है, और जो नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देश है उन्हें तृतीय विश्व कहा जाता है। सो यू विल फाइंड हियर द थर्ड वर्ल्ड। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के पतन के बाद विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रगति। अब तो नव उदारवादी आर्थिक नीति पूरे विश्व में फैल जाएगी, क्योंकि पहले तो विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भाग समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल में थी जो राज्य का नियंत्रण था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था टूट गई तो राज्य का नियंत्रण समाप्त और पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार के लिए या मार्केट फोर्सेस के लिए खोल दिया गया। तो पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से मार्केट फोर्सेस के लिए खुल गई, बाजार की शक्तियों के लिए। तो रणनीति की चर्चा की, परंतु इस बार अपना कोई मॉडल नहीं दिया था कि सर्वहारा के शासन में सरकार का स्वरूप क्या होगा। तो इसलिए सोवियत रूस में जो मॉडल स्थापित हुआ लेनिन से लेकर स्टालिन के काल तक लंबे प्रयोग की क्रांति से। अब ये देखो, अब एक प्रश्न आपसे पूछा है कि क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बिखराव में मार्क्सवाद की विफलता का सूचक है। जैसे हमको याद है, तुम लोग तो मतलब तुम लोग के लिए नहीं, अब ये मुद्दा नहीं रह गया। हम लोग जो शुरू में समाजवादी अर्थव्यवस्था जब विघटित हुई थी तो पूरे विश्व में प्रश्न उठाया जाता, क्या मार्क्सवाद विफल हो गया, क्या मार्क्सवाद विफल हो गया, क्या मार्क्स गलत सिद्ध हुआ। अरे भाई, मार्क्स कहाँ है? आप याद करो, मार्क्स को जो सही और गलत सिद्ध होना था वो तो पहले ही हो चुका था। सोवियत रूस में जो लेनिन ने आंदोलन लाया था वो मार्क्स के मॉडल पर कहां था नहीं था ना। तो कार्ल मार्क्स के मॉडल पर तो मूवमेंट वो था नहीं। तो लेनिन ने जो ये मूवमेंट लाया था वो तो अपने प्रयोग के आधार पर सोवियत रूस में लाया, और वहां तो कोई सर्वहारा तो था नहीं, तो कोई सर्वहारा की तानाशाही हुई नहीं। और बाद में जो स्टालिन ने वहां पर एक व्यक्ति का शासन स्थापित कर दिया, उससे कार्ल मार्क्स को कुछ लेना देना नहीं था। तो जो पद्धति टूटी है वो सोवियत रूस का अपना एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए कार्ल मार्क्स को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब समाजवादी मॉडल बिखरा तो पूंजीवाद की प्रगति हुई, दुनिया में और भी नव उदारवादी आर्थिक नीति है वो फैल गई, क्योंकि उधर जिस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था टूटी तो दुनिया में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भी टूटने लगी, जहां पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है। तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे तुम देखोगे कि समाजवाद फैलने लगा। ये ईस्टर्न यूरोप जो कंट्री है वो भी धीरे धीरे, पहले समाजवादी देश थे, फिर पूंजीवाद के आगोश में ये देश आने लगे और फिर पूरा यूरोप की और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत होने लगी। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब समाजवाद का पतन हुआ वो हम लोगों के लिए कितना एक्साइटिंग चीज थी हम कह नहीं सकते। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना एक्साइटिंग चीज हो रही थी। जैसे जब समाजवादी मॉडल का पतन हुआ था तो दुनिया में कुछ पूंजीवादी चिंतकों में एक घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। अगर ये समाजवाद चला गया पूंजीवाद की जीत हो गई। तो उसी में आपको मेरे मैटर में सब कुछ मिल जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। जैसे एक अमेरिकी माने जापानीज मूल का एक अमेरिकी चिंतक था जिसका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। यहां नाम लिखा हुआ फ्रांसिस फुकुयामा। तो उसने एकदम बिल्कुल जब अमेरिकी जीत की खुशियां मनाते हुए अहंकार में उसने घोषित कर दिया कि देयर इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। और इतिहास का जो अंत हुआ है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल के पक्ष में हुआ है। तो उसने ये घोषित किया कि उदारवादी पूंजीवादी मॉडल के पक्ष में इतिहास का अंत हो गया। फ्रांसिस फुकुयामा, देयर इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, एक टर्म ही आ गया। बाद में ये 1992 में उसने ये थियरी दी, लेकिन 1993 में 1993 में एक नाम लिखा हुआ है सैमुअल पी हंटिंगटन, जो नाम आपको मिलेगा।
इसने एक थ्योरी दी, जो थ्योरी बहुत फेमस हुई हंटिंगटन का। इसने कहा कि नहीं, इसने टर्म दिया कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, संघर्ष का रूप बदल गया। उसने कहा कि अब संघर्ष ही समाप्त हो गया, क्योंकि अब इतिहास का अंत हो गया। जब संघर्ष था तो इतिहास में इतिहास था, अब जब संघर्ष ही समाप्त हो गया तो इतिहास भी समाप्त हो गया, और अंतिम रूप में पूंजीवादी उदारवादी मॉडल की जीत हो गई। इसने कहा कि नहीं, संघर्ष नहीं समाप्त हुआ है। मुख्य संघर्ष जो दुनिया में है वो है सभ्यताओं और संस्कृतियों का संघर्ष, सिविलाइजेशन का। दुनिया में 8 सिविलाइजेशन की परिकल्पना की कि दुनिया में 8 सिविलाइजेशंस हैं, और ये सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है, मतलब सभ्यता की आपस में टकराहट होती है। जैसे अमेरिकी बनाम चाइनीज, चाइनीज बनाम इंडियन, यूरोपियन बनाम अमेरिकन। तो इस तरह से उसने दुनिया को 8 सभ्यताओं में बांटा और कहा कि इन सभ्यताओं के बीच संघर्ष ही मुख्य संघर्ष है दुनिया में। लेकिन चूंकि शीत युद्ध आ गया तो विचारधारा के कारण यह संघर्ष दबा हुआ था। अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो फिर वही सभ्यताओं का संघर्ष दोबारा इमर्ज होकर आ गया है, फिर वही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस रीअपीयर हुआ है। तो जब 1993 में उसने ये थियरी दी थी, सैमुअल पी हंटिंगटन, तब उसकी थियरी को गंभीरता से नहीं लिया गया था। लेकिन जब 2001 में यूएसए में जब 9/11 की घटना हुई और जब यूएसए पर टेररिस्ट हमला हुआ अलकायदा का, तब जिहाद और क्या क्या शब्द का प्रयोग शुरू हो गया और सभ्यताओं का संघर्ष। अचानक से सैमुअल पी हंटिंगटन की प्रतिष्ठा, उसकी विचारधारा को बहुत प्रसार होने लगा और उसके विचारधारा को स्वीकृति मिलने लगी। हमें याद है कि 2003 से लेकर और 2008 तक इंटरव्यू बोर्ड में जो हमारे स्टूडेंट जाते थे यूपीएससी के, तो उनसे पूछा जाता रहा था कि सभ्यताओं का संघर्ष क्या है, व्हाट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड हु हैज गिवन दिस थियरी। सो इट हैज बीन अ वेरी पेड क्वेश्चन एट दैट टाइम, बहुत ही मतलब एक पॉपुलर क्वेश्चन बन गया था इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इतना फेमस था, थिंक करिए। और 2001 में इसको विशेष प्रसिद्धि मिली। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाड़ी प्रदेश में जो उसका बना हुआ जो वर्चस्व है अमेरिका का, जैसे ये तो मैं आपको कहीं बता चुका हूं कि 3 फैक्टर काम कर रहा है, एक इजराइल फैक्टर, दूसरा सोवियत रूस का फैक्टर और तीसरा पेट्रोलियम फैक्टर। और यूएसए ये चाहता था कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरेबिया बना रहे, सऊदी अरब, और सऊदी अरब उसका क्लाइंट कंट्री था। और वो चाहता था कि सऊदी अरब के नेतृत्व में जब सुन्नी देशों का ध्रुव ईरान का विरोधी हो और इजराइल के निकट हो। तो 3 फैक्टर काम कर रहा था, एक इजराइल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा सोवियत रूस, जिसने अमेरिकी नीति को प्रेरित किया था, एक गल्फ कंट्री से। अब देखिए, यूएसए का शुरू से ही प्रयास रहा था कि इजराइल को मान्यता मिल जाए, इजराइल को मान्यता मिल जाए। अभी तो तूने 2020 में अब्राहम एकॉर्ड भी सुना होगा, लेकिन इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए कितना प्रयास कर रहा था यूएसए। अंत में आप देखते हो कि हुआ कि 1978 में उसने मिस्र को राजी किया कि आप इजराइल से समझौता करिए। और मैं आपको बताऊं कि जो अरब कंट्रीज थे, वो अरब कंट्री इजराइल को आउटकास्ट के रूप में, मतलब कि एक दूसरी जाति के रूप में ट्रीट करते थे। तो कोई इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। तो इसने 1978 में मिस्र को इस बात के लिए राजी किया कि आप इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौता, कैंप डेविड में उसने मिस्र को लाया और उसने इजराइल के साथ समझौता कर लिया मिस्र। तो मिस्र ने जो समझौता किया, उससे पहले तो जानते हो कि अरब कंट्रीज 3 वॉर हार चुके थे इजराइल से। 1948 में, 1967 का जो वॉर था वो हार चुका था। तो उसमें सीरिया का गोलन हाइट्स छीन लिया था, मिस्र से सिनाई द्वीप छीन लिया था इजराइल ने। तो वही आप मैप पर देखोगे तो मिस्र का सिनाई द्वीप भी आप देख लेना, गोलन हाइट्स भी देख लेना। तो जानते हो वही यूएसए ने मिस्र का प्रेसिडेंट था अनवर सादात, उसका नाम था। तो उसको ललचाया, उसको अपनी तरफ खींचा, कहा कि अगर आप इजराइल से समझौता कर लोगे तो हम उससे आपको सिनाई द्वीप दिलवा देंगे जो आपसे छीन चुका है, सिनाई प्राय द्वीप, वो हम दिलवा देंगे जो आपसे छीन चुका है वो 1967 के वॉर में। इसी लालच में अनवर सादात ने इजराइल के साथ संधि कर ली।
लेकिन पूरे अरब कंट्रीज में इसकी प्रतिक्रिया हुई कि भाई अब अरब होते हुए कैसे इजराइल से संधि कर ली। इतना तक कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था, उस समय एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, उसका नाम था हमास। हमास जो गाजा जो क्षेत्र देख रहे हो, एक आतंकवादी गुट था वो। अब बाद में तो फिर सरकार में भी हो गया, शुरू में उसका थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटीज थी। तो वही जो हमास मिलिशिया था, उसी ने अनवर सादात की 1981 में हत्या कर दी। तो जब 1981 में उसकी हत्या हुई, तब एक दूसरा मिस्र का शासक बना हुस्नी मुबारक, जो 30 वर्षों तक रहा, वो भी मिलिट्री ऑफिसर था, सत्ता पर कब्जा किया था, बाद में मिस्र का प्रेसिडेंट बना। लेकिन उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा 1990-91 का एक खाड़ी संकट भी बताना चाहूंगा। 1990-91 का खाड़ी संकट ये है कि ईरान इराक वॉर तो मैंने आपको बताया ही था, और मानचित्र पर आप इराक को देखोगे ही। तो इराक ने ईरान से 8 वर्षों तक युद्ध किया था, और चूंकि वो इराक के युद्ध में, ईरान इराक के युद्ध में यूएसए चाहता था ईरान को कुछ परेशानी हो, तो इसलिए इराक को हथियार से भी सहायता करता था और सोवियत रशिया से भी। तो उसमें यूएसए से उसका हथियार मिलता था इराक को। तो इराक ने एक बहुत बड़ा वॉर मशीनरी बना लिया था। खैर 1988 में वॉर समाप्त हुआ। फिर जो इराक था, उसका जो प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन, वह बहुत महत्वाकांक्षी था और पावरफुल भी हो गया था, थोड़ा एरोगेंस भी आ गया था। तो सद्दाम हुसैन ने 1990 में, हम लोग के एक करंट अफेयर था, सभी दुनिया सन्न रह गई, सीधे कुवैत पर हमला किया और कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत के पास तेल भंडार था, तो एक तो कुवैत का तेल इराक को ना मिले, यूएसए चाहता था। दूसरी बात है कि अगर कुवैत का तेल, पेट्रोलियम अगर इराक को मिल जाता, तो वो सऊदी अरेबिया से ही बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश बन जाता, और वो यूएसए नहीं चाहता था कि सऊदी अरेबिया से कोई बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश बने। इसी पर यूएसए गुस्सा खा गया, सद्दाम हुसैन को बोला खाली करो कुवैत को, तैयार नहीं हुआ। और जबकि कुवैत 1961 से ही एक राष्ट्र के रूप में था, लेकिन उसने कहा सद्दाम हुसैन ने कि भाई हमसे ही काट के इसको राष्ट्र बनाया गया है, ये राष्ट्र होना डिजर्व नहीं करता था। अब इसी पर यूएसए ने मामला यूएनओ में लाया, और पहले तो यूएनओ में ऐसा कोई नहीं, आपको याद है मैंने आपको बताया था कोरिया संकट। तो कोरिया संकट में एक संयुक्त कमान बना था यूएसए के नेतृत्व में, क्योंकि सोवियत रशिया उसको बहिष्कार कर दिया था यूएनओ को, आपको याद होगा। अब क्या है कि सोवियत रूस टूट गया है 1991 में, और जो रूसी गणतंत्र है, रूसी गणतंत्र को यूएनओ का मेंबरशिप के साथ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप और वीटो मिला हुआ है। तो हालांकि उस समय जब ये खाड़ी युद्ध हुआ था और संकट हुआ था, उसमें तो गोरबाचोव ही था, सोवियत रूस था बचा हुआ, लेकिन गोरबाचोव एक तरह से यूएसए के सामने डाउन हो चुका था, वो अब यूएसए को विरोध नहीं कर रहा था, तो उसने वीटो नहीं किया। तो यूएसए ने एक ज्वाइंट कमांड बनाया, उसमें 28 देश थे शायद, उनका ज्वाइंट कमांड बना और सभी ने मिलकर इराक पर हमला किया, कुवैत को खाली करवाने के लिए यूएनओ के तत्वाधान में। वो में हम लोग याद है वो कारपेट बॉम्बिंग, उसमें कलर टीवी आ चुका था, तो हम लोग दूर जाते थे, तब तो अपना नहीं था, दूर जाते थे कलर टीवी, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो स्टूडेंट लाइफ में टीवी तो अवेलेबल, स्टूडेंट लाइफ की लग्जरी हो भी कलर टीवी। तो हम लोग याद है कि हम लोग दूर जाते थे कलर टीवी कहीं देखने किसी रिलेटिव के पास, की जरा देखिए कि इराक पर कैसे बॉम्बिंग कर रहा है यूएसए, वो 91 का वो जो खाड़ी संकट है। तो हम लोग के तो करंट अफेयर था। तो अब देखो इस तरह से इसमें 13 खाड़ी देश भी शामिल थे। अब इस पूरे युद्ध के समय क्या हुआ कि इराक एक सुन्नी राष्ट्र था, आपको पता है, और बाकी जो अरब कंट्रीज थे वो भी अधिकांश सुन्नी थे। तो ये बड़ा अजीब स्थिति यूएसए ने की, एक सुन्नी राष्ट्र के अगेंस्ट में सुन्नी राष्ट्र का संगठन बनाया, और चूंकि सुन्नी राष्ट्रों को इजराइल से परहेज था, तो इजराइल को कह दिया पहले तुम अलग थलग रहना, तुम ज्यादा इसमें एक्टिविटी मत दिखाना, नहीं तो ये सब हमारे साथ नहीं आएंगे।
और सद्दाम हुसैन ने भी जो चाल चली वो देख के हमें हंसी आ रही थी कि वो सोचता था कि अगर इजराइल हम पर हमला कर दे तो सारे अरब देश अमेरिका के खिलाफ हो जाए। तो एक एस्कर्ड मिसाइल था इराक का, तो इराक पर जब चौतरफा हमला होता था तो सीधा एस्कर्ड मिसाइल इजराइल पर छोड़ता था ताकि इजराइल उधर से वॉर करे और बाकी जो अरब कंट्रीज है वो अमेरिका से अलग हो जाए। लेकिन इजराइल को अमेरिका ने हिदायत दे रखी थी कि तुम अपना बचाव करना, अटैक मत करना। तो इजराइल ने अटैक नहीं किया। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो फिलिस्तीनी और यहूदी का इजराइल का मुद्दा था वो भी थोड़ा नरम पड़ गया, क्योंकि अरब कंट्रीज का राजनीति बदल गई, है पहले वाली रही नहीं। तब यूएसए ने 1993 में स्वयं राजी किया फिलिस्तीनियों को, और फिलिस्तीनियों का जो एक फिलिस्तीनियों इजराइल के बीच का तो मैं आपको विवाद बता ही चुका हूं कि वहां पर राष्ट्र बना था। तो सबसे अधिक तो इजराइल की शत्रुता मैंने फिलिस्तीनियों की शत्रुता इजराइल से थी। तो फिलिस्तीनियों का जो नेता था उसमें मैंने फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था एक संगठन था, उसका नाम था पीएलओ, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पीएलओ का अध्यक्ष था जिसका नाम था यासिर अराफात। तो यासिर अराफात को यूएसए ने राजी किया कि आप इजराइल के साथ समझौता कर लो। तो यासिर अराफात ने इजराइल के साथ 1993 का ओस्लो पैक्ट कर लिया, यानी ओस्लो समझौता। ओस्लो यही दिया हुआ है। ओस्लो समझौता में फिर और भी चकित करने वाली बात है भाई, एक बार मिस्र ने समझौता किया इजराइल से तो सारे अरब कंट्री ने रिएक्शन दिखाए। अब स्वयं जिससे मुख्य लड़ाई है फिलिस्तीनी, उसी ने ही ओस्लो समझौता यूएसए के तत्वाधान में कर लिया। तो इस कारण से यासिर अराफात की लोकप्रियता कम हो गई थी वहां पर फिलिस्तीनी में, और फिर धीरे धीरे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ गया, हमास। और आगे चलकर हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी क्षेत्र में सरकार भी बना लिया। अब देखो, शीत युद्ध के काल में सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों से तकनीकी विकास संभव हुआ। जैसे तुम देखते हो कि 1990 के दशक और 1990 के दशक में दुनिया में सूचना क्रांति हुई। 1990 का दशक बड़ा स्पेशल दशक है, सूचना क्रांति हुई। और जो सूचना क्रांति हुई उसमें कई तरह की नवीन प्रौद्योगिकी आई। 1988 में सैटेलाइट टीवी आया, उसी समय डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम आया, डीडीएस। जैसे पहले जो टेलीफोन हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में थे तो टेलीफोन की जो डायलिंग होती थी ऐसे होती थी वो। अब डिजिटल टेलीफोन आ गया तो डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम आ गया। और कहीं भी दुनिया में कहीं भी हमको याद है कि पहले देखते थे किसी को अपने रिलेटिव के यहाँ यूएसए या कहीं कॉल करना है तो ट्रंक कॉल करना पड़ता था, पहले वहां पर करता था, फिर एक्सचेंज से जाता था कॉल, डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता था। लेकिन अब डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम आ गया। दूसरा, सैटेलाइट टीवी आ गई। सैम पित्रोदा का बहुत बड़ा योगदान है। सैम पित्रोदा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, अमेरिकन इंडियन मूल का था, अमेरिका में रहा था। उसको राजीव गांधी ने बहुत प्रमोट किया था। राजीव गांधी के टाइम में ही इंडिया में तुम देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स एज का आगमन कहते हैं। तो सैम पित्रोदा ने एक सी डॉट बनाया था इंडिया में, उसी ने बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इंडिया को आगे बढ़ाने में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय। हालांकि दुर्भाग्य बाद में तो खैर उसको दुर्भाग्य का ही सामना करना पड़ा। बाद में जो गवर्नमेंट आई तो प्रो कांग्रेस समझ के उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसने काम इंडिया के लिए बहुत किया था। दूसरी बात है, 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। जैसे आप उस समय का एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था, उसका नाम था टिम बर्नस। उसने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, उसे इंटरनेट तकनीकी का विकास हुआ। इसको नाम दिया गया तृतीय औद्योगिक क्रांति। जैसे प्रथम औद्योगिकरण का आधार तैयार किया था स्टीम इंजन ने, और द्वितीय औद्योगिकरण का मतलब स्टीम इंजन और कोयला ने, और द्वितीय औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार किया था पेट्रोलियम ने ऊर्जा के सोर्स के रूप में। तो तृतीय औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार किया है नवीकरणीय ऊर्जा ने, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ने उसका आधार तैयार किया। ये पूर्वी यूरोप और ये पश्चिमी यूरोप को देखते हैं।
अब देखिए, अब तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को देखोगे तो बड़ी अजीब स्थिति हुई। तेल संकट और पर्यावरण संकट, मतलब मैंने आपको बताया था, याद होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मतलब अभी तृतीय विश्व, मतलब जो पुराने कॉलोनीज थे, पुराने उपनिवेश थे, वो जस्ट स्वतंत्र ही हुए थे और फिर वो आगे बढ़ रहे थे आफ्टर गेटिंग फ्रीडम। सो टू calamities just fell on their head. One was environmental challenge and second one was oil crisis. माने पेट्रोलियम, पर्यावरण संकट और तेल संकट। तो उनकी अर्थव्यवस्था संकट में चली गई। अब उनकी अर्थव्यवस्था संकट में चली गई, इसी का फायदा उठाएंगे पश्चिमी देश और उन अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए दबाव डाला जाएगा। जैसे अधिकांश जो तृतीय विश्व के देश थे वो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर थे, तो उनको व्यापारिक घाटा होने लगा। और व्यापारिक घाटा का एक बृहद रूप है, अर्थशास्त्र में पढ़ोगे, भुगतान संतुलन की समस्या। तो फिर वो भुगतान संतुलन की समस्या के शिकार हो गए, तो उनकी जो इकोनॉमी हो संकट में पड़ गई। अब देखो आगे के पहलू में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, एक मुद्दा ये खड़ा होता है कि भाई जब आर्थिक उदारीकरण की नीति, पश्चिमी देशों ने जब आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ की, तो आप वैसे ही पढ़ोगे तो जिसको नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हैं, वो तृतीय विश्व के देशों पर थोप आ गया। तो आपके मन में सवाल खड़ा हो कि आखिर तृतीय विश्व ने उसको एक्सेप्ट क्यों किया? हम नहीं मानते, जब हम नहीं है क्या करते? ये सब हो गए कर्जदार। जैसे अब देखो, आप IMF के बारे में सुनोगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम होता था भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना, और अगर जरूरत पड़ी तो तृतीय विश्व के देशों को आर्थिक सहायता देकर उसकी इकोनॉमी को बचाना। लेकिन उसका मुख्य काम था मुद्रा का समायोजन, मतलब डॉलर से दुनिया की मुद्राओं का समायोजन। तो पहले क्या होता था, पहले डॉलर जो था वो गोल्ड से पेग्ड था और दुनिया की करेंसी डॉलर से पेग्ड थी। तो जब डॉलर गोल्ड से पेग्ड था तो यूएसए अपने करेंसी को टेक्निकल इकोनॉमिक्स है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको आप इग्नोर कर देना, ज्यादा इसमें माथा पच्ची मत करना। तो जब तक यूएसए जो गोल्ड, मतलब गोल्ड से उसकी करेंसी यूएसए की जुड़ी हुई थी, तो वो अपने मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता था, जो गोल्ड से उसका पेग्ड था। और यूएसए को इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा था, उसको घाटा उठाना पड़ रहा था, उसकी आयात बढ़ रही थी, निर्यात कम हो रहा था। तो वो चाह रहा था कि हम अपनी करेंसी को बाजार मूल्य पर, मतलब बाजार फ्री कर दें, गोल्ड से हटा लें, क्योंकि उसकी इकोनॉमी की हालत खराब थी। तो 1971 में, चूंकि उधर वियतनाम संकट में फंसा हुआ था, तो 1971 में उसने अपने डॉलर को गोल्ड से स्वतंत्र कर लिया और बाजार मूल्य पर उसका फ्लोटिंग, मतलब बाजार मूल्य पर उसका निर्धारण करने लगा। तो IMF का रोल ही समाप्त हो गया। पहले उसको डॉलर को गोल्ड से मिला के चलना था, अब तो मार्केट रेट पर हो गया, तो अब डॉलर मार्केट रेट पर चलेगा और बाकी करेंसी डॉलर के साथ चलेगा। तो IMF बेरोजगार हो गया। तो उसको यूएसए ने एक नया रोजगार दे दिया कि ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आप तृतीय विश्व के देशों को खुलवाइए। और उसी समय पहले गैट नामक संस्था थी, उस गैट नामक संस्था का बच्चा के रूप में WTO को जन्म दे दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। और गैट और WTO दोनों को कहा गया कि आप पूरी दुनिया को खुलवाइए, जितना जल्दी ओपन करवा ले बढ़िया है। तो अब ये दुनिया को तृतीय विश्व के देशों के साथ क्या हुआ कि भाई इन लोगों की इकोनॉमी पड़ गई आर्थिक संकट में, तो इनको मदद कौन करे? तो IMF के दरवाजे पर जाके नॉक किया, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर नॉक किया। तो IMF ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं? तो इसने कहा कि भाई मेरी अर्थव्यवस्था संकट में, आप हमारी सहायता करिए। कहा कोई बात नहीं, हम आपको सहायता कर देंगे, लेकिन आप पैसा लौटाएंगे कैसे? क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है ये इस लायक नहीं दिख रही जो पैसा लौटा सके। तो हम एक ही शर्त पर आपको आर्थिक सहायता देंगे कि आप हमारे बताए हुए निर्देश के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था में संशोधन लाइए। आप अपनी व्यापार नीति में बदलाव लाइए, औद्योगिक नीति में बदलाव लाइए, जो वेलफेयर काम करते हैं, शिक्षा पर, कल्याणकारी चीजों पर जो इतना खर्च करके अपव्यय करते हैं, उसको खर्च को कम करिए। और आप लाइसेंसिंग, अपनी इकोनॉमी को खोलिए, ओपन करिए,
तब आपकी इकोनॉमी ऐसे इस लायक होगी कि हमारे पैसे को आप लौटा सके। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपकी इकोनॉमी इस लायक होगी ही नहीं, तो हमें फायदा क्या है, हम कैसे आपको लोन दे सकते हैं। तो अब मरता क्या नहीं करता, लोन लेने के लिए उन्होंने शर्तों को स्वीकार कर लिया। हम याद है कि भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण हुआ था, आप लोग भी पढ़ते होंगे नरसिम्हा राव की सरकार में, तो नरसिम्हा राव की सरकार में भी इसी मजबूरी में उदारीकरण हुआ था कि नरसिम्हा राव की सरकार थी तो 91 में नौबत यह आ गई थी कि इंडियन जो विदेशी मुद्रा था उतना ही बच गया था कि इंडिया 2 वीक का आयात कर सकता था। तब नरसिम्हा राव की सरकार ने IMF का दरवाजा खटखटाया और पहले उसको गोल्ड को गिरवी रखनी पड़ी इंडिया को, और फिर इंडिया ने अंत में आर्थिक सहायता प्राप्त की। तो सहायता प्राप्त की तो उसमें IMF ने शर्तें दे दी LPG। तो आप जो टर्म सुनते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, माने अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र में, सरकारी नियंत्रण को कम करिए, निजी क्षेत्र में करिए, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इसको लागू किया गया। तो हमें याद है कि उस समय बहुत सारे इंडियंस को यह पचाना मुश्किल हो गया था कि हमारी इकोनॉमी खुल गई है। इसका मानना यह था कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी नियंत्रण हो रहा है, IMF का नियंत्रण हो रहा है। हमें याद है एक कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, जैसे नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री था उसका बड़ा टिपिकल ड्रेस होता था, धोती कुर्ता और कंधे पर एक अंगोछा रखता था। तो एक कार्टून निकला था कि वर्ल्ड बैंक, मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक के मतलब ऑफिसर्स आए हैं विजिट करने के लिए, देखने के लिए आर्थिक मतलब इंडिया की इकोनॉमी का प्रोग्रेस, चूंकि लोन लेना है इसको, और हैट वेट पहने हुए सिगार पी रहे हैं और बड़े मतलब एकदम वेस्टर्न आउटफिट में आए, और फिर वो विजिट करके जा रहे हैं। और नरसिम्हा राव अपने सेक्रेटरी के साथ खड़ा हुआ, मैंने उनकी तरफ देख रहा है, अपने सेक्रेटरी को कह रहा है कि बड़ी अजीब बात है, पहले कहा बैंकिंग नीति को चेंज करो, हमने कर दिया, फिर कहा औद्योगिक नीति को चेंज करो, वो भी कर दिया, व्यापार नीति को चेंज करो, वो भी कर दिया, अब कह रहा है कपड़ा बदलो। तो मतलब उस समय इंडिया को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई इतनी शर्तें हम क्यों माने, लेकिन करना पड़ा। तो वही बात थी। अब देखो, अब यह है नव उदारवादी आर्थिक नीति, अब है यूरोप के एकीकरण। तो मैं आपको यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय दो तो बता चुका हूं, और अब लेकिन जो एकीकरण यूरोप का हुआ था 1967 तक या उसके बाद तक भी, उससे फ्रांस संतुष्ट नहीं था। फ्रांस चाहता था कि और यूरोपियन बाजार, और फ्रांस का मानना था कि चलो आर्थिक एकीकरण की दिशा में तो बहुत कुछ प्रयत्न हुआ है, लेकिन राजनीतिक एकीकरण की दिशा में प्रयत्न नहीं हो सका है, तो हम लोग को राजनीतिक एकीकरण की दिशा में विशेष रूप से काम करना चाहिए। तो उसमें फ्रांस ने एक नई योजना रखी, और विशेषकर जो जर्मनी के एकीकरण हुआ तो फ्रांस डर गया। फ्रांस को लगा कि यार जर्मनी के एकीकरण हो गया है, और जब भी यूनिफाइड जर्मनी रहा है तो हमें बहुत पीटा है, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में जर्मनी फिर खतरा बन जाए। तो उसने चाहा कि चलो जर्मनी को जितना जल्दी कोऑप्ट कर ले एक यूरोपीय यूनियन में उतना बढ़िया है, और जर्मन करेंसी मार्क है उसको भी हम यूरो में मिला देते हैं, एक कॉमन यूरोपियन करेंसी बनाते हैं, उसको यूरो में मिला देते हैं। तो 1992 में मैस्ट्रिक्ट, वो नीदरलैंड यानी हॉलैंड में एक शहर है, तो मैस्ट्रिक्ट में सम्मेलन हुआ, और उसमें तय हुआ कि हम अब मार्केट को ज़्यादा इंटीग्रेट करेंगे और राजनीतिक एकीकरण की दिशा में भी प्रयत्न करेंगे। तो 2-3 बातें तय हुई। एक हुआ कि यूरोपियन अब कॉमन मार्केट होगा जिसमें कोई चुंगी नहीं लगेगी, तो मतलब एक कॉमन मार्केट होगा, पूरे यूरोप में एक कॉमन नागरिकता होगी, एक मुद्रा होगा यूरो, जो कॉमन मुद्रा सभी देशों का होगा, और चौथा एक कॉमन रक्षा और विदेश नीति होगी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ये तय हुआ। फिर उसके क्रियान्वयन के क्रम में 1993 में एक कॉमन यूरोपियन मार्केट बन गया, जिसको आप कहते हो यूरोपीय 1993 में यूरोपियन यूनियन बन गया,
और 2002 में 19 यूरोपीय देशों ने एक कॉमन मुद्रा के रूप में, अभी तो टोटल मेंबर्स पहले तो 28 तक पहुंच गया था, ब्रिटेन को निकलने के बाद 27 हो गया है, इसमें 19 राष्ट्रों ने अपनी मुद्रा को, कॉमन मुद्रा को अपना लिया, यूरो, दैट इज कॉल्ड यूरो करेंसी। इन कुछ कंट्रीज उससे अलग रहे थे, ब्रिटेन भी शुरू में अलग रहा था, मैंने अलग शुरू में क्या, लास्ट तक अलग रहा। तो और एक कॉमन नागरिकता हुई, फिर एक कॉमन रक्षा और विदेश नीति तो लाई, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी निर्भरता है, वो निर्भरता रक्षा के मामले में यूएसए पर बनी रही, नेटो पर बनी रही, लेकिन उन्होंने लाया। तो इस तरह से एकीकरण की दिशा में काफी कुछ प्रगति हुई। फिर 2005 में कुछ और भी प्रगति हुई, चूंकि इन्होंने एक यूरोपियन फेडरेशन बना लिया, उसमें एक प्रेसिडेंट का पद भी सृजित कर लिया। तो धीरे धीरे राजनीतिक एकीकरण की दिशा में ये बढ़ने लगे। अब चलिए शीत युद्ध काल में सोवियत रूस और ये सब पर थोड़ा सा हम कल आपको आर्थिक उदारीकरण की ओर, ये सब बाकी जो टॉपिक है उसको कल हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या मिस्टर अंकुर कोई प्रश्न? सो माय स्टूडेंट्स, अब आज यहीं रुक जाते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको आप लोग पढ़ के आइएगा, तो कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ओके, चलिए आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, हम इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको कल हम डील कर लेंगे। ओके, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, कल हम जितना भी शेष पार्ट है, ये बस एक तरह से आप लोग एंजॉय करिए, आपसे का जीएस का बाकी चीजें क्लियर होगी। सो आई सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, आई सी यू।